भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यही इस बात का अर्थ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जो हैं, अगर आप गौर से पढ़ेंगे विशेषकर अध्यात्म रामायण, तो हनुमान उसमें एक ज्ञानी है, ज्ञानी है। और अध्यात्म रामायण की रचना रामचरितमानस से और हनुमान चालीसा से पहले हुई थी, और तुलसीदास अध्यात्म रामायण से बहुत प्रभावित थे। अध्यात्म रामायण में हनुमान एक ज्ञानी संत हैं। तो ये जो है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसका अर्थ ही यही है कि ज्ञान के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवा। प्रणाम आचार्य जी। जी, आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ना आत्मा जन्म लेती है ना मरती है, तो जो आम धारणा यह है कि उसकी आत्मा भटक रही है या आत्मा अतृप्त है। तो जैसा कि आप बताते हैं कि आत्मा तो जन्मती नहीं है ना तो मरती है, और अहम वृत्ति ही है जो कि जन्म लेती है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अहम वृत्ति ही भटकती है या अहम वृत्ति ही अतृप्त रहती है? हम वृत्ति कैसे भटकेगी? वो कुछ है नहीं ना, वो बस एक वृत्ति है, टेंडेंसी है जो प्रकृति में पाई जाती है, वो मिट्टी में पाई जाती है, वो भटकेगी कैसे? अहम वृत्ति है मिट्टी की ये टेंडेंसी कि वो अपने आप को आई बोल दे। ये क्या है? आई, ये क्या है? प्रकृति। अच्छा, अपने करिए, आप बोलिए ये मिट्टी है। मिट्टी है। हाँ, ये याद दिलाया करिए अपने आप को बार बार, ये मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टी अपने आप को बार बार क्या बोलती है? कि अहम मतलब मैं हूँ। हाँ, आई, मैं, आई, मैं। है ना? अच्छा, ये मिट्टी में कौन सा कण है जो बोलता है? आप जब अपने आप को आई बोलती हैं तो यहां रखेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं। यहां रखेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं। यहां रखेंगी तो? मैं। यहां रखेंगी तो? मैं। इस मिट्टी का एक एक कण क्या बोल रहा है? मैं। तो मिट्टी के एक एक कण में अपने आप को मैं कहने की टेंडेंसी होती है। वो बस इंतजार करती है कब मौका मिले मैं कह पाऊं। जड़ प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि मैं बोल दूं। ये टेंडेंसी है। तो टेंडेंसी कोई हवा में उड़ती चीज थोड़ी जो जाके पुनर्जन्म ले लेगी। वो तो यहां हवा के हर कण में, मिट्टी के हर कण में है, एक एक अणु परमाणु में वो वृत्ति है। वृत्ति वो वृत्ति हर जगह है। कुछ भी पैदा होगा वो मैं बोलेगा। पौधा क्या बोलता है? मैं। मिट्टी पौधा बन गई, क्या बोली? मैं। जैसे कि मैं बोलने के लिए मिट्टी पौधा बनी थी। अब है वो मिट्टी ही, पर उसकी मौज आ गई अपने आप को। वो क्या बोल रही है? मैं। उसकी शान देखिए, उसकी अदा देखिए। वो पौधा बन गई है और क्या फूल आया इतरा की क्या बोल रहा है? मैं। वो जानवर बन गई है, वो क्या बोल रही है? मैं। इतना सा घास का तिनका इतने बड़े ऊंचे नारियल के पेड़ के नीचे, और दोनों अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मैं। मैं। अफ्रीका में पैदा हो गया कोई, वो क्या बोल रहा है? मैं। कंबोडिया में पैदा हो गया कोई, वो क्या बोल रहा है? वो भी मैं ही बोलेगा। उठे दोनों किससे हैं? मिट्टी से। ले दे के मैं कौन बोल रहा है? मिट्टी। तो वृत्ति किसकी है? मिट्टी की। आप ऐसा, मैं आपके यहां मारूं तो क्या आप बोलेंगे मुझे नहीं मारा? अच्छा, मैं आपको ऐसे मार दूं यहां पे, ऐसे कलाई पे, तो आप बोलेंगी मुझे मारा। तो मैं कहूँगा अच्छा तो ये हैं। आपका नाम क्या है? पूजा। ये है पूजा। मैंने यहां मारा, पूजा जी क्या बोली? कलाई पे मारा, पूजा जी बोली मुझे मारा। तो मैंने निष्कर्ष क्या किया? ये हैं पूजा जी। तो मैंने जाकर के यहां मार दिया। और जब फिर से आपत्ति करी तो मैं क्या बोलूंगा? आप तो यहां थी ना, आप यहां कैसे आ गई? तो आप तुरंत क्या जवाब दोगी? मैं यहाँ भी हूँ। यहाँ
भी हूं, माने इस मिट्टी के कण कण में मैं हूँ। हाँ, एक भी कण को अगर तूने कुछ किया तो तूने मुझे ही किया, है ना। तो वो जिसको आप मैं बोलते हो वो एक एक कण में विराजा हुआ है हर जगह। ये उसकी वृत्ति है, मैं बोलना है, मैं बोलना है, मैं बोलना है, मैं बोलना है। उस जब वो मिट्टी रहता है तो मैं नहीं बोल पाता, फिर उस मिट्टी को एक व्यवस्था मिल जाती है, उसमें मैं बोलने लग जाता है। लगभग ऐसे ही जैसे कि नारियल के पेड़ में, बताइए नारियल कहाँ है? अभी छोटा है पेड़, नारियल कहाँ है? उसके अंदर। अंदर। वैसे ही मिट्टी के अंदर छुपा रहता है मैं। वो मिट्टी जब नारियल बन जाती है और फिर उसमें से जब नारियल का फल लग जाता है तो मैं प्रकट हो जाता है। पौधे में फूल कहाँ है? पौधे के अंदर। पौधे के अंदर। दिखाई तो नहीं देता ना। लेकिन जब फूल लगता है तो क्या आप ये बोलते हो ये फूल कोई बाहरी चीज है? उसी में से आया ना, पौधे के अंदर से ही फूल आ गया। वैसे ही मिट्टी के अंदर से ही अहम आ जाता है। अहम मिट्टी के अणु में ही अहम छुपा हुआ है। मिट्टी के अणु में ही अहम छुपा हुआ है। एक समय आता है, जैसे जब फूल खिलता है वैसे ही एक समय आता है जब वो मिट्टी मैं बोल उठती है। एक समय आता है ना जब फूल लगते हैं, या हर समय फूल, नारियल हर समय थोड़ी लगा होता है। एक समय आता है ना, है ना। खेल खेल में एक दिन ऐसा आता है फूल खिल गया, नारियल लग गया। वैसे ही मिट्टी के खिलवाड़ खिलवाड़ में एक दिन ऐसा होता है कि मिट्टी पूजा जी बन जाती है। और पूजा जी बनते ही क्या बोलती है? मैं। और फिर ये जो व्यवस्था बनती है वो एक दिन झड़ जाती है। सारे नारियल क्या करते हैं? फिर मिट्टी हो जाते हैं। अरे पहले गिरते हैं। जी। जाके वहाँ पार्किंग कर रहे थे गोवा में, वो बार बार आके रोके, यहाँ मत करो। क्या बोले? ये नारियल का पेड़ है, इसके नीचे नहीं पार्किंग करनी होती। वो हमसे ज़्यादा प्रकृति समझता था। बोलता था ये गिरेगा, आया है सो जाएगा, और बड़ा भारी है, मस्त नारियल है ये। समझ में आ रही है बात? वो गिरता है ना, वही मृत्यु है और कुछ नहीं है मृत्यु। गिर जाना, गिर जाना। गिरे हैं, कुछ निकल नहीं गया बाहर से, बस गिर गई। व्यवस्था थी, वो गिर गई। फूल झड़ गया, नारियल गिर गया, और फिर उठेगा वो। मिट्टी ऐसी है कि एक बार नारियल गिर भी जाए तो वो दोबारा उठता है। मिट्टी ऐसी है, बात मिट्टी की है। तो कोई चिड़ैया नहीं है जो भीतर से चाय चाय बोलती है और फिर आप मरेंगी तो जाके कुछ और बन जाएगी। निराशा के लिए माफी चाहता हूं। एक ही जन्म है, इसको सार्थक कर सकती हैं तो कर लीजिए। और सार्थकता इसी में है कि इस भाव से, इस अज्ञान से मुक्त हो जाया जाए कि मैं हूं। यही मुक्ति है, इसी में जन्म की सार्थकता है। कि किसी तरीके से इस भ्रम से, इस इल्यूजन से आज़ादी मिल जाए कि मैं हूं। और मैं हूं से आज़ादी का मतलब होता है तीन मालिकों से आज़ादी। क्योंकि इन्हीं तीन मालिकों ने हमें मैं बना रखा होता है। इन्हीं तीन मालिकों ने नाम दे रखा होता है ताकि हम नौकर बने रहें, वरना पुकारेंगे कैसे? सोचिए आपके नौकर का कोई नाम नहीं, आप कैसे बुलाओगे? क्या बोलोगे? ए हूँ, कुछ भी अजीब लगेगा ना। ए बोल के भी अगर वो आ रहा है तो उसका नाम ए हो गया। तो इन मालिकों ने हमें नाम दिया है ताकि ये हमें बुला बुला के हमसे काम करा सकें। मुक्ति का मतलब है इन तीन से आज़ादी। किससे? शरीर, समाज, संयोग। शरीर, समाज, संयोग, ये तीन मालिक हैं। अब ये आज ऐसे ही मैंने भी संयोग से ही ये तीन बोल दिया, किसी और दिन चार बोल दूंगा, किसी दिन दो बोल दूंगा। तो ऐसा नहीं कि ये तीन का कोई बहुत पवित्र आंकड़ा है, पर आज के लिए ठीक है। ये शरीर, समाज, संयोग, ये तीन मालिक है। ये तीन मालिक मिल करके मैं की रचना करते हैं। वो मैं कुछ नहीं है, मिट्टी ही मैं है, मिट्टी ही मैं है। ठीक है। और अहम वृत्ति बार बार जन्म लेती है। इसका मतलब मिट्टी कहीं भी रहे वो मौके की तलाश में है, घास उगेगी।
मिट्टी कहीं भी है वो मौके की तलाश में ये वृत्ति कहलाती है, टेंडेंसी है। मिट्टी की टेंडेंसी है कि वो मैं बनेगी, वो प्रतीक्षा कर रही है। कई बार वो प्रतीक्षा कल्पों तक कर सकती है कि क्या किया, मिट्टी 4 लाख साल से इंतजार कर रही थी। ऐसी मिट्टियां हैं। अब उदाहरण के लिए अगर आप जाएंगे, आप आर्कटिक चले जाइए, वहां ग्लेशियर के नीचे है मिट्टी, उस पर कभी कुछ होगा? वो कितने सालों से ग्लेशियर के नीचे है? वो लाखों सालों से ग्लेशियर के नीचे है। आपको मालूम है क्या होगा? अभी ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब ग्लेशियर पिघलेंगे, वहां घास उगाएगी। बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि मिट्टी आएगी काले रंग की, और जो काला रंग होता है वो हीट को और एब्जॉर्ब करेगा। जब तक वहां पर बर्फ थी तब तक जो सूरज की किरण पड़ती थी वो परावर्तित होकर वापस चली जाती थी। बर्फ हीट नहीं एब्जॉर्ब करती है, पर अब जब बर्फ पिघल जाएगी तो नीचे मिट्टी निकल के आएगी। मिट्टी काले रंग की है, और मिट्टी के जो थर्मल वेरिएबल्स हैं वो भी बर्फ से अलग हैं। पानी की हम जानते हैं ना, स्पेसिफिक हीट काफी हाई होती है, वो आसानी से नहीं गर्म होता। मिट्टी आसानी से गर्म हो जाती है, मिट्टी तो थर्मल इंसुलेटर है। तो वहां पे घास निकलेगी। अब करोड़ों साल बाद आर्कटिक पे घास निकलेगी। मिट्टी क्या कर रही थी इतने दिनों से? इंतजार। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। लीजिए, हो गई कयामत। ये क्लाइमेट चेंज कयामत नहीं है तो क्या है? और आ गई तू माने घास। उसका नाम ही यही होना चाहिए, घास का, तू घास। ये मिट्टी प्रतीक्षा में रहती है, मैं बोलने की प्रतीक्षा में। मैं सुनकर के भ्रम में मत पड़ जाएगा कि कोई नई वस्तु आ गई है, वो मिट्टी ही है। इसीलिए कृष्ण आपको बार बार बोल रहे हैं कि जड़ और चेतन में अंतर मत करो, जड़ और चेतन में अंतर न करो। आज का जो श्लोक है उसको दोहराइए और अच्छे से याद रखिएगा। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब काम प्रकृति के गुण कर रहे हैं, लेकिन ये जो भीतर अहंकार है ये सोचता है मैं कर रहा हूं। ये अहंकार है ही नहीं। जो सोचे कि अहंकार है वो विमूढ़ है, अहंकार विमूढ़ आत्मा है। वो मान्यता है बस तुम्हारी कि तुम हो। जीवात्मा ही अहंकार है, अहंकार ही जीवात्मा है, और दोनों मिथ्या है। दोनों में से ही किसी का भी अस्तित्व तो नहीं है। मिट्टी ही मैं है, इसीलिए कृष्ण दोनों को एक ही नाम दे देते हैं, प्रकृति। वो कहते हैं जिसको तुम चेतन बोल रहे हो, जड़ चेतन का जो द्वैत है, कृष्ण उसको गिरा देते हैं। कृष्ण का दर्शन शास्त्र को बहुत बड़ा योगदान है कि जो क्लासिकल डुअलिटी चलती है जड़ और चेतन की, भारत में भी चली है, ग्रीस में भी चली है। जब भी कहा गया कि दुनिया क्या है तो वहाँ तत्व ऐसे बताया गया, एक जड़ तत्व है, एक चेतन तत्व है। ये यूनानी दर्शनों में भी है और ये भारतीय दर्शनों में भी आप पाते हो कि जब तत्वों की गणना की जाती है तो उसमें जड़ तत्व ऐसे, चेतन तत्व ऐसे ऐसे गिना जाता है। कृष्ण ने आके गिरा ही दिया। सांख्य योग भी अटक गया था ना कि पुरुष होता है, प्रकृति होता है। पुरुष माने चेतन तत्व, प्रकृति माने जड़ तत्व। कृष्ण सांख्य योग से भी आगे निकल गए। कृष्ण कहते हैं एक ही तत्व है, प्रकृति के अलावा कोई तत्व नहीं है, मात्र प्रकृति है, मात्र प्रकृति है। जिसको तुम चेतना कहते हो उसको अधिक से अधिक तुम कह दो परा प्रकृति, और जिसको तुम जड़ कहते हो उसको अधिक से अधिक तुम कह दो अपरा प्रकृति। लेकिन है दोनों प्रकृति, प्रकृति के अलावा कुछ नहीं। जिसको तुम चेतना कहते हो उसको प्रकृति जानो। मिट्टी ही मैं है, प्रकृति ही चेतना है, मिट्टी ही मैं है। तो मैं कहीं चला नहीं जाता। मैं का क्या होता है, मृत्यु में क्या होता है? वो मैं तो मिट्टी में ही था, मिट्टी में ही चला गया। आप पूछेंगे कि वो जो इंसान था जो मैं बोलता था वो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? वो गंगा में मिल गया, वो गंगा में मिल गया, वो गंगा में मिल गया। और वो फिर उठेगा, वो फिर उठेगा, लेकिन वैसा ही नहीं उठेगा जैसे पहला उठा था। क्योंकि पहले जब वो उठा था
तो वो प्रकृति का एक संयोग था कि 5-10 तरीके के तत्व आए थे तो एक प्रकार का पुतला खड़ा हुआ था। अब उसके जो अणु 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 हैं सब पूरे वातावरण में फैल गए हैं, पानी में फैल गए हैं, खेतों में फैल गए हैं। अब जब वो उठेगा तो कुछ अणु इधर के कुछ अणु उधर के मिलके अब एक नई शक्ल में उठेगा, दूसरे तरीके से उठेगा, वो उठेगा लेकिन कोई कहीं चला नहीं गया है। मिट्टी से आया था, मिट्टी हो गया है, मिट्टी फैल गई है। एक दिन आएगा मिट्टी प्रतीक्षा में रहेगी और एक दिन आएगा कि संयोग फिर साक्षात होंगे और साकार होकर के एक नए पुतले के रूप में वो खड़ा हो जाएगा। आवश्यक नहीं वो पुतला मनुष्य का हो, वो पुतला घास का हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पर मिट्टी का तो काम है उठना, क्योंकि मिट्टी में क्या है? अहम वृत्ति। मिट्टी में अहम वृत्ति, मैं बोलने की बड़ी वृत्ति है उसको। तो मृत्यु हो जाए तो कुछ कहीं चला नहीं गया है, वो सब कुछ जो है अब वो जा रहा है ना पानी में, अब वो जाएगा वो नीचे, अब वो समुद्र में मछली बन जाएगा। अब वो जा रहा है ना खेतों में, अब वो खेतों में जाएगा, वो फसल बन जाएगा, कहीं पे फूल बन जाएगा, कहीं पे पक्षी बन जाएगा, कहीं कुछ और बन जाएगा, लेकिन वैसा ही कुछ नहीं बनेगा जैसा वो था। न जो वो अब जो नए रूप लेगा उन रूपों का पुराने रूप से कोई संबंध है? कोई संबंध है क्या? हमारे खरगोश मर गए, हमने उनको दफन कर दिया, उनके ऊपर हमने फूल लगा दिया, बड़े सुंदर गुलाब के फूल आ गए। उन गुलाब के फूलों का खरगोशों से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं, लेकिन वो उठे खरगोश की मिट्टी से ही हैं। समझ में आ रही है बात? जी धन्यवाद आचार्य। नमस्ते आचार्य जी जी। इसमें फॉलोअप क्वेश्चन था कि कोकोनट के एग्जाम्पल को लेते हुए, कोकोनट ग्राउंड पे गिर गया है और इट टर्न्ड मिट्टी बन गया है फिर से। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कोकोनट ने कुछ प्रयास किया है कि अपने वृत्तियों को रिड्यूस करे। अब जब वो गिरता है, सॉइल फॉर्म्स द सॉइल फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर इट has the like from the potential to it has that potential, but whenever it turns out to become a tree and again a coconut, so how like वो reduced state of वृत्तियों से start होगा next form of coconut, or will it be a mixture of all the other? नहीं, जो प्रकृति का खेल है वो तो चलता ही रहेगा। और कोकोनट गिरा है, कोकोनट गिरा है, आई थोड़ी गिर जाता है, आई थोड़ी गिर जाता है। आईनेस जो है, आईनेस है, वो तो एक मिथ्या चीज़ है ना, वो उसके भीतर बस एक टेंडेंसी की तरह रहती है। उदाहरण के लिए आप में टेंडेंसी है कि आप सोचें स्वर्ग के किसी महल के बारे में, आपके भीतर कोई टेंडेंसी है, इससे वो स्वर्ग में महल खड़ा थोड़ी हो गया। वैसे ही मिट्टी के हर कण में टेंडेंसी है आई के बारे में सोचने से, होगी टेंडेंसी, उससे आई कोई सार्थक चीज थोड़ी ही हो गई, आई कोई सार्थक चीज थोड़ी ही हो गई। तो प्रकृति का ये खेल लगातार चलता रहेगा, और जो खेल चलता रहता है उसमें कोई महाज्ञानी भी होगा, मुक्त भी होगा, उसका भी जब शरीर गिरेगा तो शरीर तो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्ध की अस्थियों से फिर कोई चीज पैदा नहीं होती कभी, ना 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 ना। बुद्ध ने यही तो जान लिया है कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं। तो वो जो शरीर गिरा है, जो राख बन गया है, जो धुआं चला गया वातावरण में और जो मिट्टी में राख मिल गई, वो तो दोबारा पैदा होगी ही होगी। हमने आपने जो रोटियां खाई हैं उसमें बुद्ध की अस्थियां शामिल हैं, क्योंकि इतने सूक्ष्म कणु मिलते हैं ना, हर जगह चले जाते हैं। हम जानते हैं एक मोल में 6 × 10⁻23 इकाइयाँ होती हैं। तो इसका मतलब है हमने भी जो रोटियां खाई हैं उसमें बुद्ध, महावीर सब शामिल हैं, सबके छोटे छोटे अणु सब बैठे हुए हैं। ठीक है। बुद्ध कौन थे? बुद्ध वो थे जो मैं बोलने से बाज आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शरीर की टेंडेंसी खत्म हो गई, शरीर तो अपने हिसाब से चलेगा। इसका क्या है, बार बार हमने आज क्या बोला, इसका क्या है? इसका गुणधर्म है भाई, ये अपने गुणधर्म का पालन करेगा। बुद्ध का शरीर हो, आपका हो, मेरा हो, हम सबका शरीर एक जैसा है। शरीर तो अपने गुणधर्म का पालन करेगा, शरीर नहीं बदल जाने का। लेकिन वो जो भीतर बैठा था, जो मैं करता था, वो जान गया कुछ, उसने शरीर की दासता अस्वीकार कर दी। उसने कहा मैं नहीं चलूंगा ना शरीर पर,
न समाज पर, न संयोग पर, वो मिट गया। बाकी शरीर तो अपने हिसाब से ही चलेगा। आपको ज्ञान आ जाता है, आप कल तक अज्ञानी थे, आज आपको कुछ ज्ञान थोड़ा होने लग गया, तो आप क्या रोटी खाना बंद कर देते हो? शरीर तो अपने हिसाब से ही चलता है ना। शरीर की सारी क्रियाएं वैसे ही चलती हैं। दिल अपने हिसाब से धड़कता है, आंखें अपने हिसाब से देखती हैं, कान सुनते हैं, जो भी यहाँ क्रियाएं चल रही हैं शरीर में वो तो अपने हिसाब से चलती हैं। ऐसा तो नहीं कि वो बदल जाती हैं। निर्लिप्तता का मतलब है कि देखो कि ये सब अपने हिसाब से चल रहा है, मेरा काम बस यही है कि मैं अगर उलझ गया हूं तो सुलझा दूं। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मेरा काम ये है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं उससे बाज आ जाऊं, मैं बाहर आऊं, मैं सुलझा दूं। चीज़ें उलझी हुई हैं। मैं मंच पर पैदा हुआ हूं, मुझे मंच से नीचे उतरना है। मंच प्रकृति का है, प्रकृति को अपना काम करने दो। मेरे लिए यही पर्याप्त था कि मैं मंच पे पैदा हो गया, यही पर्याप्त दुर्भाग्य है। अब मुझे ये नहीं करना है कि मैं मंच पे प्रकृति में और अड़ंगा अड़ाऊं, किसी के साथ नाता बनाऊं। मेरा काम है नीचे उतर आना, दृष्टा हो जाना, वहाँ अपना आराम से बैठ करके आनंद लेना। आप समझ गए हो तो ही हटिएगा, नहीं तो पूछ सकते हैं आप आगे। हाँ आचार्य जी, अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर प्रोग्रेस कंप्लीट विटनेस तक ना गया, बीच में रुक गया, तो क्या हो मतलब का? तो कुछ नहीं, यही होगा कि जितना दुख मिलता है जीवन में उससे थोड़ा कम मिलेगा, पास हो जाओगे। फिर मतलब यहाँ तो काम तो आगे बढ़ता ही रहना, ऐसा थोड़ी है। जैसे बच्चों के आजकल होता है ना, किसी को फेल नहीं किया जाता, तो यहाँ भी यही है, जो होना है वो तो होगा ही। कक्षा 2 से कक्षा 3 में तो आ ही जाओगे, बस कम सीख के आओगे। मरना है तो मरना है ही, बस ये है कि जीवन का जो आनंद मिल सकता था वो आनंद कम मिलेगा। समझ में आ गई ये बात आपको? समझ गया, समझ। हटिएगा नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद आप फिर से भूत प्रेत और इन चीज़ों में नहीं आता, समझ। थैंक्स, धन्यवाद। मुक्त मैं उसको मानता हूँ जिसके आगे अगर भूत खड़ा हो जाए तो उसको बोले तू नहीं है। वो भूत को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे दे, ये नहीं कि खुद के एग्जिस्टेंस पे उसे डर लगने लग गया कि अब मैं बचूंगा कि नहीं। आदमी वो है जिसके सामने कोई चीज़ अगर भूत बन के आए तो उस चीज़ को बोले तू नहीं है। ये ना हो कि तू है तो कहीं मैं ना हूं। यही इस बात का अर्थ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जो हैं, अगर आप गौर से पढ़ेंगे विशेषकर अध्यात्म रामायण, तो हनुमान उसमें एक ज्ञानी है, ज्ञानी है। और अध्यात्म रामायण की रचना रामचरितमानस से और हनुमान चालीसा से पहले हुई थी, और तुलसीदास अध्यात्म रामायण से बहुत प्रभावित थे। अध्यात्म रामायण में हनुमान एक ज्ञानी संत हैं। तो ये जो है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसका अर्थ ही यही है कि ज्ञान के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। थैंक्स आचार्य।